So welcome back boys. In today's lecture I will be discussing the prism, the concept of prism basically. आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में नाम सुना होगा। ये 3 डायमेंशनल ट्राइंगल होता है। तो चूंकि हम ब्लैक बोर्ड पे इसको या इस ऑप्टिकल बोर्ड पे हम बनाएंगे तो इट विल बी ए ट्राइंगल बिकॉज द प्लेन इज 2D, तो वी हैव टू मेक अ 2D कंस्ट्रक्शन। लेकिन होता है एक्चुअल में ये 3D ऑब्जेक्ट है और नॉर्मली ग्लास का बनाया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि हाउ डज द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस थ्रू द प्रिज्म, दैट विल बी आवर टास्क। एंड फाइनली वी विल डिटरमाइन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो हमारे पास एक प्रिज्म है, मैं थोड़ा बड़ा करके इसको बना रहा हूँ। ये प्रिज्म है। इस एंगल को नॉर्मली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो 60 डिग्री के एंगल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, एंगल छोटे या कम भी हो सकते हैं इसके। तो इस ट्रायंगल को इस एंगल को आप एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और अज्यूम करिए कि यहाँ ये चूँकि आपका प्रिज्म है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर होगा, दोनों तरफ आपकी एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर होगा। तो यहाँ से जब एक लाइट की रे इंसिडेंट की जाती है किसी सरफेस पे, प्रिज्म की किसी फेस पे, तो अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। चूँकि रेयर से डेंसर में आपकी लाइट जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। And when it will go, when it will emerge from the prism, then it will go away from the normal, and normal is the perpendicular to the surface. तो इससे जो है ये दूर चली जाएगी आपकी। This will be known as the angle of emergence and this will be known as the angle of incidence. ये दोनों नॉर्मल हैं तो जाहिर बात है ये एंगल जो होगा आपका ये भी 90 डिग्री होगा और आपका ये एंगल जो होगा ये भी आपका 90 डिग्री ही होगा। ये जो छोटे वाले एंगल हैं आपने इनको R1 और R2 एज्यूम कर लिया है कि ये आपके एंगल R1 और R2 हैं। अब अगर आप देखें इस प्रिज्म का, अगर आप ओरिजिनल पाथ देखना चाहते हो, ओरिजिनल पाथ सॉरी प्रिज्म का नहीं, इस रे का अगर आप जो है पाथ देखो कि मान लीजिए अगर ये आपकी बीच में प्रिज्म ना रखा होता तो ये रे आपकी किधर से पास होती। तो उसके लिए ये रे आपकी कुछ इस तरह से जा रही होती, सीधी चली जाती रही, क्योंकि अगर बीच में आप प्रिज्म नहीं रखोगे। लेकिन ये रे गई है यहाँ से, अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो रे जो है वो इस तरह से गई है। सो दिस एंगल इज बेसिकली डिटरमाइनिंग द डेविएशन। डेल्टा से, स्मॉल डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं। कुछ लोग इसको डी से भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड वो है सिंबल है वो डेल्टा ही है। तो दिस एंगल इज बेसिकली डिटरमाइनिंग द हाउ इंसिडेंट रे इज गेट डेविएटेड। एंड अब अज्यूम करिए कि ये ऊपर वाले एंगल x हैं और ये नीचे वाला ये वाला एंगल जो है आपका ये y है। ऑब्वियसली अगर ये आपका I है तो ये भी आपका I ही होगा, और ये अगर आपका E है तो ये पूरा भी आपका E ही होगा। लेकिन इसमें से R1 नीचे कम कर दिया गया है, I ये पूरा I है तो, लेकिन नीचे वाला R1 है तो x कितना बचेगा, I माइनस R1। तो x और y कितने हैं आप ये लिख लीजिए ज़रा यहाँ पर। आपका जो x होगा, x विल बी इक्वल टू I माइनस R1 एंड योर y विल बी इक्वल टू E माइनस R2। ओके, नाउ हमने ये क्यों करा है आप इसके बारे में अभी समझ में आ जाएगी, x और y की वैल्यूज लेना ज़रूरी क्यों है। इस रे को आप मान लीजिए P Q R एंड S है, ये दोनों नॉर्मल का इंटरसेक्शन है तो आप इसको N मान लीजिए। अब आपको पता होगा कि आपके जो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं उनके चारों एंगल का जो सम होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री। क्योंकि एक क्वाड्रिलेटर में अगर एक क्वाड्रिलेटर आपके पास हो तो इसमें 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। अब एक ट्रायंगल के एंगल का सम 180, दूसरे का भी 180, तो 180 प्लस 180 की 360 डिग्री होता है। ये भी एक लॉजिक है इसको बताने का, इसकी और भी तरीके हैं खैर प्रूफ करने के। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होगा हमेशा, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा इन क्वाड्रिलेटर AQNR में, AQNR ये वाला जो बन रहा है, इसमें ये जो एंगल है Q वाला और ये जो एंगल है R वाला, ये दोनों 90 के हैं, मैंने अभी बताए थे। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90 प्लस 90 180 डिग्री। A प्लस N ये दोनों भी 180 के होने चाहिए, तभी तो चारों का सम आपका 360 बैठेगा। तो अगर मैं लिखूं एंगल A प्लस एंगल N
इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गई होगी बात। इन ट्राइंगल क्यू एन आर, इन ट्राइंगल क्यू एन आर, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। दैट मीन्स एंगल एन प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 दे विल ऑल्सो बी 180 डिग्री। राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का सेम है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें, एंगल A प्लस एन इट विल बी इक्वल टू एन प्लस R1 प्लस R2। एन साइन कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा A इज इक्वल टू R1 plus R2, equation 1. Now, in triangle, in this pink triangle, you can say this delta is the exterior angle and x and y are the interior angle. ट्रायंगल्स की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि कोई एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपका वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी योर डेल्टा विल बी इक्वल टू x प्लस वाई, और x और y की दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर शुरू में ही लिख दी थी। इसका मतलब ये हुआ इट विल बी इक्वल टू i माइनस R1 प्लस e माइनस R2। सो यू कैन टेक द पॉजिटिव अलोंग, i प्लस e दोनों एक साथ हो गए, माइनस R1 प्लस R2 ये दोनों एक साथ हो गए। R1 प्लस R2 को आपने अभी अभी a बताया है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू i प्लस e माइनस a। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अगर आप इस सेकेंड इक्वेशन के बारे में ज़रा थोड़ी देर को आप टाइम दें, सेकेंड इक्वेशन में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट है और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ डिपेंडेंट हैं। पहली बात तो यह है कि इन इस इक्वेशन में कौन कौन क्या क्या है। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ये बता रहा है आपको कि जो आपकी लाइट गई है उसको प्रिज्म ने कितने डिग्री से डेविएट कर दिया अपने ओरिजिनल पाथ से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वो एंगल है जिस एंगल पर आपने अपनी लाइट को इंसिडेंट किया है। ये आपके अपने कंट्रोल में है, आपने बताया है कि लाइट हम यहाँ से भेजेंगे। आप आई को बदल भी सकते हैं, आपने लाइट यहाँ की जगह यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हैं। तो दैट इज़ योर चॉइस कि आप आई को कितना रखना चाहते हैं। इट इज़ योर पैरामीटर, इट इज़ इन योर हैंड। जो आई है आपका वो एंगल ऑफ इमरजेंस है। एंगल ऑफ इमरजेंस खुद इस बात पे डिपेंड करेगा कि लाइट इंसिडेंट कहाँ की गई थी, ये लाइट यहाँ निकल कहाँ से रही है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये आई कहाँ से थी। तो बेसिकली जो आपका ई है ये भी कहीं ना कहीं आई पे ही डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका ई भी जो है वो आई पे डिपेंड करता है। फाइनली आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये जो है आपकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। आप मार्केट से एक प्रिज्म खरीद के लाए, उसका जो एंगल होगा दैट विल बी फिक्स। आप एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किसी भी प्रोसेस में उसको चेंज तो नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कि उसको प्रिज्म को तोड़ के आधा कर दोगे। तो एंगल ऑफ ए विल बी ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही पैरामीटर हैं जो वेरिएबल हैं, आई और डेल्टा। जैसे जैसे आई चेंज होगा वैसे वैसे डेल्टा भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इफ आई प्लॉट दिस इक्वेशन देन एक्सपेरिमेंटली ये प्लॉट की गई थी, ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है लैब में। इफ यू प्लॉट दिस इक्वेशन एंड बाई टेक आई ऑन एक्स एक्सिस, चूँकि ये इंडिपेंडेंट है और डेल्टा इस पे डिपेंड करता है, ये वाई एक्सिस पे आएगा, तो विल गेट ए प्लॉट लाइक दिस। तो ये प्लॉट हमें क्या बता रहा है, इस प्लॉट से हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे शुरू में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है, आपका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता चला गया, यानी कि जो आपकी लाइट है वो कम डेविएट हुई है। डेल्टा कम होने का मतलब ये है ना कि डेल्टा कम होता चला गया। और एक एंगल वो आया जिसके लिए आपका डेल्टा लीस्ट है, इस लीस्ट को हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्योंकि यहाँ पर आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है और इसके करस्पॉन्डिंग जो आई होगा उस पर यह पाया गया कि इस आई के लिए ई भी सेम था। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ इमरजेंस भी था। और अगर आप इसके आगे जाते हो, अगर आप इसके आगे चले जाते हो तो फिर आपका एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि आपकी लाइट फिर से और ज़्यादा डेविएट होने लगती है। तो इस पूरे ग्राफ में सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है जिस पे आपका डेविएशन जो है वो लीस्ट है, मिनिमम है, उसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। और जब आप उस एंगल की बात कर रहे होते हैं, यानी कि डेल्टा की बात ना करके जब आप डेल्टा एम की बात कर रहे होते हैं, एम फॉर मिनिमम, तो उस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। और चूंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपके R1 और R2 भी ऑटोमेटिकली सेम ही हो जाएंगे। बाय सिंपल ज्योमेट्री यू कैन से दैट। तो when delta is delta m, यानी कि when angle of deviation is the minimum, then I will be equal to E and R1 will be equal to R
टू R1 विल बी इक्वल टू R2 इक्वल टू R से आपने अज्यूम कर लिया, चूंकि दोनों सेम है तो आपने मान लिया कि दोनों की वैल्यू R है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये बेसिकली आपका। तो अगर आप R1 और R2 को सेम रख दें तो A कितना हो जाएगा इन इक्वेशन 1, व्हाट यू हैव, A विल बी इक्वल टू R प्लस R विच इंप्लाइज दैट 2R विल बी इक्वल टू A और R विल बी इक्वल टू A बाई 2। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका आ गया A बाई 2। A इज द कांस्टेंट। नाउ use this relation in equation 2. Your delta is now become delta m and it will be equal to I plus E. I और E तो सेम है, तो it will be I plus I minus A, और you can say delta m plus A को इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, will be equal to 2I. This implies that I will be equal to A plus delta m divided by 2. दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, इसमें आंसर लगा दीजिए, सीधा सा आसान फॉर्मूला है। तो ये आपका हो जाएगा, अब मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दैट मीन्स n2 अपॉन n1 विच इज जस्ट n21 एंड इट विल बी इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। और आपका n21, अब देखिए बाहर एयर है तो n1 की वैल्यू 1 हो सकती है और आप n2 को सिंपली n भी कह सकते हैं। ये तब है जब आपका प्रिज्म एयर में रखा हो, वरना इन जनरल ये फॉर्मूला है। तो मैं इसको n और इसको 1 अगर रख दूंगा तो n अपॉन 1 n ही रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू साइन, I की वैल्यू कितनी है, I इज a प्लस डेल्टा m, a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A by 2. This is the formula for the refraction of the light through the prism, and by this formula you can also calculate the refractive index of the prism. लैब में आपको ये टास्क दिया जाता है, आपको ये कैलकुलेट करना होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस रिलेशन।